भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 520 जो उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स से संबंधित है। धारा 520 उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण यह धारा बताती है कि जब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किसी अपराध का विचारण ट्रायल करता है तो उसे किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जब कोई अपराध उच्च न्यायालय द्वारा धारा 447 उच्च न्यायालयों का मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार के अधीन न होकर अन्यथा विचारित किया जाता है तो वह अपराध के विचारण में वही प्रक्रिया का पालन करेगा जो एक सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशंस पालन करता यदि वह मामले का विचारण कर रहा होता। सरल शब्दों में समझने के लिए उच्च न्यायालय कब विचारण करता है। धारा 447 के तहत उच्च न्यायालयों का अपना एक मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता है, जिसका अर्थ है कि वे कुछ मामलों की सीधे सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन यह धारा 520 उन स्थितियों के बारे में है जब उच्च न्यायालय धारा 447 के अलावा किसी अन्य तरीके से यानी अपने सामान्य अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के बजाय लेकिन किसी विशेष निर्देश या असाधारण परिस्थितियों में किसी अपराध का विचारण करता है। वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जब उच्च न्यायालय इस तरह किसी अपराध का विचारण करता है तो उसे वही प्रक्रिया सेम प्रोसीजर अपनानी होगी जो एक सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशंस आमतौर पर किसी आपराधिक मामले का विचारण करते समय अपनाता है। इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय इस तरह के मामलों में सत्र न्यायालयों के लिए निर्धारित विस्तृत प्रक्रियात्मक चरणों जैसे आरोप तय करना, साक्ष्य दर्ज करना, बहस सुनना, फैसला सुनाना का पालन करेगा। उदाहरण, मान लीजिए किसी असाधारण स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक विशेष मामले को अपने पास ले लेता है और खुद उसका ट्रायल करने का फैसला करता है जो उसके सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाहर हो लेकिन धारा 447 के तहत भी न हो। इस स्थिति में हाई कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता में सत्र न्यायालय के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। महत्व समान प्रक्रिया। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अपराध के विचारण के लिए एक मानकीकृत और न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन किया जाए, चाहे मामला किसी भी स्तर की अदालत में हो। निष्पक्षता और मानकीकरण। यह उच्च न्यायालयों द्वारा विचारण किए जाने वाले मामलों में भी निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों और उचित प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। स्पष्टता। यह क्षेत्राधिकार के भ्रम को दूर करती है और न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता प्रदान करती है। संक्षेप में, धारा 520 यह स्पष्ट करती है कि जब उच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार धारा 446 के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी अपराध का विचारण करता है तो उसे वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो एक सत्र न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में अपनाई जाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 521 जो कोर्ट मार्शल द्वारा विचारण योग्य व्यक्तियों को कमांडिंग अधिकारियों को सुपुर्द करना, डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ पर्सन्स लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल से संबंधित है। धारा 521 कोर्ट मार्शल द्वारा विचारण योग्य व्यक्तियों को कमांडिंग अधिकारियों को सुपुर्द करना। यह धारा सेना, नौसेना या वायुसेना के उन कर्मियों से संबंधित है जिन पर आपराधिक आरोप लगते हैं। यह स्पष्ट करती है कि ऐसे मामलों में क्या उन्हें सामान्य आपराधिक न्यायालय द्वारा या उनके संबंधित सैन्य कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट मार्शल द्वारा विचारण के लिए व्यक्ति को सौंपना। केंद्र सरकार इस संहिता और वायुसेना अधिनियम 1950 का 45, सेना अधिनियम 1950 का 46, नौसेना अधिनियम 1966 का 62 और संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी अन्य कानून जो समय समय पर लागू हो के अनुरूप नियम बना सकती है कि किन मामलों में सेना, नौसेना या वायुसेना कानून या ऐसे अन्य कानून के अधीन व्यक्ति को ऐसे न्यायालय द्वारा विचारित किया जाएगा जिस पर यह संहिता लागू होती है या कोर्ट मार्शल द्वारा,
और जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और उस पर ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसके लिए उसे इस संहिता के अधीन आने वाले न्यायालय या कोर्ट मार्शल द्वारा विचारित किया जा सकता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों पर ध्यान देगा और उचित मामलों में उसे उस अपराध के विवरण के साथ जिसका उस पर आरोप है उस इकाई के कमांडिंग अधिकारी को सुपुर्द करेगा जिससे वह संबंधित है, या निकटतम सेना, नौसेना या वायुसेना स्टेशन के कमांडिंग अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, कोर्ट मार्शल द्वारा विचारित किए जाने के प्रयोजन के लिए। स्पष्टीकरण। इस धारा में ए, यूनिट में एक रेजिमेंट, कोर, जहाज, टुकड़ी, समूह, बटालियन या कंपनी शामिल है। बी, कोर्ट मार्शल में कोई भी अधिकरण शामिल है जिसके पास संघ के सशस्त्र बलों पर लागू प्रासंगिक कानून के तहत गठित कोर्ट मार्शल के समान शक्तियां हैं। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार को यह तय करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को किन मामलों में सामान्य आपराधिक अदालत, जिस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होती है, और किन मामलों में सैन्य कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। ये नियम मौजूदा सैन्य कानूनों जैसे सेना अधिनियम के अनुरूप होने चाहिए। ओ मजिस्ट्रेट की भूमिका। जब किसी सैन्य कर्मी, सेना, नौसेना या वायुसेना को किसी ऐसे अपराध के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है जिसके लिए उस पर या तो सामान्य अदालत में या कोर्ट मार्शल में मुकदमा चलाया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करना होगा। ओ कमांडिंग ऑफिसर को सुपुर्दगी। यदि नियमों के अनुसार यह उचित मामला है कि सैन्य कर्मी पर कोर्ट मार्शल में मुकदमा चलाया जाए, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उस पर लगे आरोपों के विवरण के साथ उसकी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को या निकटतम सैन्य स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर को सौंप देगा ताकि उस पर कोर्ट मार्शल में मुकदमा चलाया जा सके। ओ यूनिट और कोर्ट मार्शल की परिभाषा। स्पष्टीकरण में इन शब्दों का अर्थ बताया गया है ताकि कोई भ्रम न हो। दो, कमांडिंग ऑफिसर के अनुरोध पर अपराधी को पकड़ना। दो, प्रत्येक मजिस्ट्रेट किसी भी यूनिट या सैनिकों, नाविकों या वायु सैनिकों के दल के कमांडिंग अधिकारी द्वारा उस उद्देश्य के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होने पर जो ऐसे किसी स्थान पर तैनात या कार्यरत हैं, ऐसे अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। सरल शब्दों में, ओ यदि किसी सैन्य इकाई के कमांडिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट से लिखित आवेदन करते हैं, ओ और उस आवेदन में किसी सैन्य कर्मी पर लगे आरोप और उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध हो, ओ तो मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। 3, उच्च न्यायालय की शक्ति। कैदी को कोर्ट मार्शल के सामने लाना। 3, एक उच्च न्यायालय यदि वह उचित समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि राज्य में स्थित किसी भी जेल में बंद किसी कैदी को कोर्ट मार्शल के समक्ष विचारण के लिए या कोर्ट मार्शल के समक्ष लंबित किसी मामले के संबंध में जांच के लिए लाया जाए। सरल शब्दों में, ओ उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि यदि वह उचित समझे, ओ तो वह यह आदेश दे सकता है कि राज्य की किसी भी जेल में बंद किसी कैदी को जो कोर्ट मार्शल द्वारा विचारण योग्य हो, ओ कोर्ट मार्शल के सामने लाया जाए, या तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए या कोर्ट मार्शल के सामने लंबित किसी मामले में उससे पूछताछ करने के लिए। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 521 भारत में सामान्य आपराधिक न्याय प्रणाली और सैन्य न्याय प्रणाली के बीच समन्वय और कार्यक्षेत्र को परिभाषित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सैन्य कर्मियों पर उचित फोरम, सामान्य अदालत या कोर्ट मार्शल में मुकदमा चलाया जाए, सैन्य अनुशासन और कानून का सम्मान किया जाए, कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों के बीच सहयोग हो, खासकर जब सैन्य कर्मियों को हिरासत में लेने या उन्हें कोर्ट मार्शल के लिए पेश करने की बात हो। उच्च न्यायालयों को भी यह शक्ति हो कि वे न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कैदियों को कोर्ट मार्शल के समक्ष पेश करने का निर्देश दे सकें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 532 जो प्रारूप फॉर्म्स से संबंधित है।
धारा 522 प्रारूप। यह धारा कानूनी दस्तावेजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारूपों फॉर्म्स के बारे में बताती है और उनके उपयोग को वैध ठहराती है। संविधान के अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों का सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन रहते हुए द्वितीय अनुसूची सेकंड स्केड्यूल में दिए गए प्रारूपों का उपयोग ऐसे परिवर्तनों के साथ जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हों उनमें उल्लिखित संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और यदि उपयोग किए जाते हैं तो वे पर्याप्त होंगे। सरल शब्दों में समझने के लिए, द्वितीय अनुसूची क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक द्वितीय अनुसूची है जिसमें विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मानक प्रारूप स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिए गए हैं। ये प्रारूप शिकायतें दर्ज करने, समन जारी करने, वारंट, आरोप पत्र और अन्य न्यायिक दस्तावेजों के लिए हो सकते हैं। इन प्रारूपों का उपयोग। यह धारा कहती है कि इन प्रारूपों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए वे बनाए गए हैं। लचीलापन वेरिएशंस। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रारूपों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कठोर नियम नहीं हैं। हर मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार उनमें थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। पर्याप्तता सफिशिएंसी। यदि इन प्रारूपों का उपयोग किया जाता है, भले ही थोड़े बदलाव के साथ, यदि आवश्यक हो तो वे कानूनी रूप से पर्याप्त माने जाएंगे। इसका मतलब है कि केवल प्रारूप में मामूली भिन्नता के कारण कोई कानूनी कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। संविधान का अनुच्छेद 227 का संदर्भ। यह खंड यह भी कहता है कि यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस की शक्ति देता है। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय इन प्रारूपों के उपयोग या न्यायिक प्रक्रिया में कुछ हद तक मार्गदर्शन या सुधार कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए द्वितीय अनुसूची में गिरफ्तारी वारंट का एक मानक प्रारूप दिया गया है। जब एक मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो वह उस प्रारूप का उपयोग कर सकता है। यदि मामले की विशेष परिस्थितियों के कारण उसे वारंट में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता होती है, जैसे किसी विशेष स्थिति का उल्लेख करना, तो वह ऐसा कर सकता है और वारंट फिर भी वैध माना जाएगा। यदि किसी शिकायत का प्रारूप दिया गया है और शिकायतकर्ता उसे भरता है तो केवल यह कि उसने अपनी लिखावट में कोई छोटी सी जानकारी जोड़ दी जिससे प्रारूप थोड़ा बदल गया, उसकी शिकायत को अवैध नहीं बनाएगा, बशर्ते वह मूल प्रारूप के अनुरूप हो। महत्व मानकीकरण। यह न्यायिक और पुलिस प्रक्रियाओं में मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन लाता है जिससे दस्तावेजों में एकरूपता आती है। कार्यकुशलता। यह कानूनी पेशेवरों और न्यायालयों के लिए काम को आसान और कुशल बनाता है क्योंकि उन्हें हर बार शुरुआत से दस्तावेज नहीं बनाने पड़ते। लचीलापन। यह न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक मामले की अनूठी आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ा लचीलापन प्रदान करता है जबकि मूल संरचना को बनाए रखता है। कानूनी वैधता। यह स्पष्ट करता है कि इन प्रारूपों का उपयोग करने पर दस्तावेजों को कानूनी रूप से वैध और पर्याप्त माना जाएगा, जिससे प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण होने वाली अनावश्यक चुनौतियों से बचा जा सके। आर्टिले की कोड से या चीज से संक्षेप में धारा 522 यह बताती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की द्वितीय अनुसूची में दिए गए मानक प्रारूपों का उपयोग कानूनी दस्तावेजों के लिए किया जा सकता है। इन प्रारूपों में मामले की जरूरतों के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं और यदि उनका उपयोग किया जाता है तो वे कानूनी रूप से पर्याप्त माने जाएंगे, बशर्ते यह संविधान के अनुच्छेद 227 की शक्तियों के अधीन हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 523 जो उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स से संबंधित है। धारा 523 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। यह धारा उच्च न्यायालयों को
अपने अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं और व्यक्तियों के विनियमन के लिए नियम बनाने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में व्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। एक, नियम बनाने की शक्तियां। एक, प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्रीवियस अप्रूवल से नियम बना सकता है। ए, उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें अपने अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों में याचिका लेखक पिटिशन राइटर्स के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। पी, ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने, उनके द्वारा कार्य संचालन और उनके द्वारा ली जाने वाली फीस के पैमाने को विनियमित करना। सी, इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करना और उस प्राधिकारी का निर्धारण करना जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन की जांच की जा सकती है और दंड लगाया जा सकता है। डी, कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ कौन नियम बना सकता है? प्रत्येक उच्च न्यायालय। ओ किसके अनुमोदन से? राज्य सरकार की पिछली अनुमति के साथ। ओ किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं? ए, याचिका लेखक यह तय करना कि किन व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों जैसे सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय में याचिका लेखक यानी कानूनी दस्तावेज जैसे आवेदन, शिकायतें आदि लिखने वाले व्यक्ति के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। बी, याचिका लेखकों का विनियमन। याचिका लेखकों को लाइसेंस कैसे जारी किए जाएंगे, वे अपना काम कैसे करेंगे और वे कितनी फीस ले सकते हैं, फीस का पैमाना, इन सभी चीजों को विनियमित करने के लिए नियम बनाना। सी, नियमों के उल्लंघन के लिए दंड। यदि इन बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा और कौन सा प्राधिकारी उस उल्लंघन की जांच करेगा और दंड लगाएगा, यह तय करना। डी, अन्य मामले। कोई भी अन्य विषय जिसके लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की आवश्यकता है या जिसे नियम बनाकर उपबंधित किया जा सकता है, उस पर भी उच्च न्यायालय नियम बना सकता है। यह एक व्यापक शक्ति है जो अन्य प्रासंगिक मामलों को कवर करती है। उदाहरण, ओ उच्च न्यायालय एक नियम बना सकता है कि केवल वही व्यक्ति याचिका लेखक बन सकते हैं जिन्होंने एक निश्चित परीक्षा पास की हो। ओ, वे लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया और लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान निर्धारित कर सकते हैं यदि कोई याचिका लेखक दुर्व्यवहार करता है। ओ, वे यह भी तय कर सकते हैं कि याचिका लेखक किसी सादे आवेदन के लिए अधिकतम RSA 500 और किसी जटिल याचिका के लिए RS 500 से अधिक फीस नहीं ले सकते। ओ, यदि कोई याचिका लेखक अधिक फीस लेता है तो नियम, दंड और जांच की प्रक्रिया भी बता सकते हैं। 2, नियमों का प्रकाशन। 2, इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। सरल शब्दों में, ओ उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए ये सभी नियम आधिकारिक राजपत्र ऑफिशियल गजेट में प्रकाशित किए जाएंगे। ओ महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि नियम सार्वजनिक हों और सभी संबंधित व्यक्तियों को उनकी जानकारी हो, जिससे पारदर्शिता और कानून का उचित पालन सुनिश्चित हो सके। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 523 आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रियात्मक दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। यह याचिका लेखकों का विनियमन। यह याचिका लेखकों के पेशे को विनियमित करके मानक और व्यावसायिकता सुनिश्चित करती है, जो अक्सर आम जनता और न्यायालयों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इससे अनैतिक प्रथाओं और शोषण को रोकने में मदद मिलती है। न्यायिक प्रशासन में सुधार। यह उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज में सुधार के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक नियम बनाने की शक्ति देती है। पारदर्शिता और जवाबदेही। नियमों के प्रकाशन और उनके उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।